जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान अदनान हैदर रोशनियों के शहर कराची से, और हम हैं नुसरत जावेद के साथ मौजूद, जो कि इस वक्त मौजूद हैं हुक्मरानों अफवाहों के शहर शहर। मैं हूं इस आज वक्त अंबार है। मैं हूं अफवाहों के शहर इस्लामाबाद में। आपको ये मालूम होगा कि पहले नकवी साहब ने इस्तीफा दे दिया। सबसे पहले अच्छी बात यह है कि कल नकवी साहब के इस्तीफे के बाद इस प्रोग्राम में हमने थोड़ी सी हिम्मत करके ये फरियाद की थी कि जनाब ये तो कोई तरीका नहीं है कि एक जज साहब के खिलाफ संगीन इल्जामात लगाए जाएं और वो बजाय उन इल्जामात का दिफा करने के वो इस्तीफा लिखकर कहें कि अच्छा जी मैं घर जा रहा हूं, और घर जाते हुए 10 लाख रुपया पेंशन और दीगर मराहत जिसमें ऑर्डरली और पेट्रोल और बिजली के बिल वगैरह तमाम शामिल हैं जिंदगी गुजारे। तो मुझे बड़ी खुशी है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज रिमार्क्स देते हुए जनाब चीफ जस्टिस साहब ने यह फरमाया है कि ऐसे मामलात को हम लोग ऐसे तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अभी उस पर इत्मीनान का इजहार हो ही रहा था तो भैया एजाजुल हसन साहब, जो कि इस वक्त जिनकी एक्सपेक्टेशन थी कि वो काजी साहब के बाद चीफ जस्टिस साहब हो सकते हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। अब उसके बारे में जो मैंने तहकीक की है तो मुझे पता ये चला है कि उनके खिलाफ भी तकरीबन 150 से 200 सफ़ात पर मुश्तमिल सफ़ात पर एक कोई रेफरेंस की तैयारी हो रही थी। गालिबन उन्हें उसकी भिनक पड़ गई या उन्हें किसी ने दिखा दिया, अब अल्लाह ही जाने। नहीं, किस तरह के रेफरेंस की तैयारी हो रही थी कि मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस ने चीफ जस्टिस का ओहदा संभालने से कुछ महीने पहले इस्तीफा दे दिया, मुस्ताफी हो गया। अच्छे भले हैं, सेहत है उनकी, अदनान बड़े इंटेलिजेंट हैं, कानून को समझते हैं, फैसले अपने हाथ से लिखते हैं। जी, पाकिस्तान के बड़े फैसले करने में उनका एक बड़ा रोल है। उन्होंने बड़ा रोल अदा किया है। कॉर्नील के पढ़े हुए हैं, जो बहुत बड़ा लॉ का स्कूल माना जाता है अमेरिका का। लेकिन बहरहाल सबसे ज्यादा जो बात उनके साथ हो रही है वो एक कंपनी के रिटेनर थे बिफोर बिकमिंग जज। उसने बाद में वो ये रेजिडेंसी वगैरह बनाने के चक्कर में पड़ गई और उसका जो फैसला था वो उन्होंने साकिब निसार के साथ मिलकर लिखा। बहरहाल इस हवाले से बातें हो रही हैं। मैं सर ठहरे लोगों को कंफ्यूज ना करिए। नुसरत जावेद साहब, आपने कहा कि कुछ 150 सफ़ात का एक रेफरेंस आने वाला है। मैं तो अंग्रेजी कम समझता हूं। मुझे ये बताएं, क्या कोई करप्शन का रेफरेंस आने वाला था जिसके डर की वजह से? नहीं भाई, ऐसा था कि वो मौसम का गलत हाल बताया करते थे। यार क्या हो गया तुम्हें? हम लोग एक रेगुलेटेड टेलीविजन पे काम करते हैं, हमें बहुत मोहतात तरीके से, ये सोशल मीडिया नहीं है। बस सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि मैंने ये सुना है कि 150 से 200 सफ़ात पर मुश्तमिल एक कंप्लेंट उनके खिलाफ तैयार हो रही थी। मैंने बातों बातों में ये भी कह दिया कि शायद उन्हें भिनक पड़ गई या उन्हें दिखा दिए गए वो सफ़ात, और उन्होंने कहा कि वो मुस्तीफे होकर अपनी इज्जत बचाएं। अब हक क्या है, सच क्या है? आपकी हो सकता है खबर, हो सकता है आप तक जो आपका जराया क्या इस खबर का मुझे नहीं पता, बट जितना मैं उनको जानता हूं, जो उनके बारे में सुना है, वो इतने बहादुर इंसान जरूर है कि अगर ऐसी कोई बात होती तो वो उसको फेस करते हैं। बहादुर इंसान इस्तीफा नहीं देते हैं। बहादुर इंसान फिर कहते हैं कि लाओ जो भी लाना है तुमने। नहीं यार छोड़ो अब इन बातों पे जाओ। अब आप यानी यार फजूल, यार हम एक इतनी अपने इंपॉर्टेंट बातें इस्तीफे डिसाइड नहीं करते भाई साहब। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं, हालात तो वाकयात बताते हैं कि बड़ा इंसान कौन है। मुझे तो लगता है कि ये इस्तीफा उनके बड़ेपन का है सर। इस इस्तीफे से उनका कुछ छोटा में वो बहुत बड़े आदमी होंगे। जाहिर है जब SHO साथ मिला हो, चोरी भी होती है, आसानी हो जाती है। जब फैज साहब साथ मिले हो तो आप पनामा के मॉनिटरिंग जज भी बन के तो पाकिस्तान के 3 बार वजीर आजम रहे वजीर आजम को, साहब को, नवाज शरीफ को और उनकी फैमिली को की जिंदगी अजाब बना सकते हैं। आप बहुत बहादुर होते हैं। नहीं तो इसमें जज पे तो बात नहीं कर सकते सर। जज जो केस के मेरिट्स पे बात करता है, जो इदारों ने सामने कागज रखे थे उन कागजों के हिसाब से नवाज शरीफ साहब वो ये कहते कि जी मुझे जो कुछ इदारों ने दिया मैंने उसके मुताबिक इनको पाया। उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने तो आज खुद नोटिस लेकर बहरहाल यार खुद ही तफ्तीशी बन गए और खुद ही कर दिया। मैं इस पूरे एक चीज और ऐड कर भाई मेरे, मैं नवाज शरीफ साहब की बात, मैं यहाँ पर नवाज शरीफ साहब की वकालत को नहीं बैठा, मैंने उसमें अपना वक्त ज़ाहिर नहीं करना। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ
کہ اگر اعجاز آپ الحسن ایک اور بات کر آپ کے بقول بالکل نقوی صاحب کے بارے میں جو ہم ارے نے کل بات بھائی کی تھی، اگر آپ کے بقول واقعی اعجاز الحسن جو ہیں وہ حوض کوثر کے دلے ہوئے ہیں تو بہادروں کی طرح فیس کرتے کہتے لو جو لانا ہے میرے خلاف بس اور ختم کرو بھائی آگے بات بڑھائیں پلیز میری آپ سے درخواست آگے بڑھ سکتا ہوں اب میں نہیں اس قافلے کو ہی چھوڑ دیا انہوں نے اعجاز الحسن نے استعفیٰ دے کے یہ بتا دیا کہ انہوں نے اس قافلے کو ہی چھوڑ دیا جو ہم خیال ہوتا میں چل تھا، پڑا تھا جو وہ اس ہم قافلے کا خیال حصہ ہوتا نہیں تھا۔ بنے جو شاید بربادی کی طرف جا رہا تھا وہ اس قافلے کا حصہ نہیں بنے جو اس اچھا ملک یار میں اللہ ایک تعالیٰ لیگل اگر ریولوشن ان کی بات کرتے ہوئے اگر یار ان کے لتاڑتا ہوا استعفے جا رہا ہے سے- اس ملک او کے بھائی سیاسی اور تم میرے جمہوری نارمز کو 9 منٹ کھا گئے ہو اگر ان کے استعفے سے پاکستان بربادی کی بجائے خوشحالی کی طرف جا رہا ہے تو اللہ آپ کی زبان مبارک کرے کین آئی موو آن ناؤ کین آئی سر تھینک یو ویری مچ جی اب جسٹس اعجاز الحسن کی بہادری کو سلام پیش کرنے کے بعد میں عظمت کو سلام کرنا چاہتا ہوں ان صاحب کی جن کو چوتھی بار وزیر اعظم دیکھنے کے آپ بہت زیادہ متمنی ہیں ان صاحب نے بالآخر طویل انتظار کے بعد کل رات جو ہے ٹکٹوں کا اعلان کر دیا ہے اس میں جو تماشے لگے ہیں اس میں سب سے قابل ذکر جو ہے وہ دانیال عزیز کو ٹکٹ نہ دینا ہے ان کا ذکر سب سے پہلے ہم خبر نشر میں کر چکے تھے وجوہات بھی بیان کر چکے نارووال شکرگڑھ احسن اقبال میں ذاتی طور پر چونکہ میرے لیے وہ تقریباً خاندان کے رکن کی مانند ہیں تو میں اپنی غیر جانبداری کا بھرم رکھتے ہوئے اس کیس کو زیر بحث نہیں لانا چاہوں گا ایک بات ہم صرف یہ ضرور کہیں گے کہ جی چلیں شکرگڑھ سے اگر دانیال کو ٹکٹ اس لیے نہیں دی گئی کہ وہ جب سپریم کورٹ کو للکارتے تھے روزانہ جب کیس چل رہا تھا اور اس کی وجہ سے 5 سال کے لیے نااہل ہوئے تو ان کی نااہلی کی قربانی بھلا دی گئی اور احسن اقبال کو ترجیح دی گئی جو بہرحال وہاں کے دیرینہ مسلم لیگ کے نمائندے ہیں اس کو یہاں ختم کر دیتے ہیں کیونکہ یہاں پر کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا الزام میں اپنے سر لینے سر کو تیار دانیال ہوں۔ عزیز پہ آپ بات نہیں کر سکتے میں آف کورس آپ کو انفورس نہیں کروں گا لیکن میرا ایک سوال ہے یہاں پہ نصرت جاوید صاحب آپ کیوں میرے محبوب لیڈر نواز شریف کو جو وزارت عظمیٰ کی کرسی تک پہنچنے کے لیے تمام سیاسی اور اخلاقی اصول پامال کرتے ہوئے ہر اس شخص کو جس نے نواز شریف کے لیے قربانی دی اس کو رونتے ہوئے ٹکٹیں اپنی مرضی سے بانٹ رہے ہیں تاکہ میری وزارت اپنی مرضی سے نہیں بانٹ رہے کیوں نہیں بات کر رہے یہ ان کی مرضی سے بانٹ رہے ہیں جو ان کی راہ میں سے روڑے ہٹا رہے ہیں ورنہ اپنی مرضی سے بانٹ رہے ہوتے اپنی مرضی سے بانٹ رہے ہوتے آپ نے جب حلقوں میں جانے کا آغاز کیا تھا تو بھیا ٹیکسلا آپ کے ابتدائی شہروں میں سے تھا آپ نے خود آ کر آن کیمرہ ریکارڈنگ کے ذریعے مجھے اور لوگوں کو یہ بتایا کہ اس حلقے میں سب سے ان پاپولر آدمی جو ہیں وہ سرور خان صاحب ہیں آپ کے محبوب سر بالکل میں قائم ہوں اس بات پہ آج بھی میں قائم نہیں ہوں میرے پاس ثبوت ہے میں نے لوگوں سے پوچھا جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ سرور خان کا نام نہیں سننا چاہتے وہاں ایک شخص ہے بیرسٹر عقیل میں اسے کبھی نہیں ملا مجھے نہیں پتا وہ کیسی سیاست کرتا ہے لیکن ٹیکسلا اور وہاں کے لوگوں نے کہا ہم بیرسٹر عقیل کو ووٹ دیں گے وہاں کے لوگ میں نے کہا میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا بیرسٹر عقیل آپ کو لوگوں نے کہا بیرسٹر عقیل جہاں پہ دفتر میں داخل ہوں اسٹوڈیو میں تو انہیں اپنا تعارف کروانا پڑے گا کہ نصرت صاحب میں بیرسٹر عقیل ہوں لیکن اس کے مقابلے میں ٹکٹ کس کو دیا گیا انہیں نظر انداز کرتے ہوئے سرور صاحب کے بیٹے اسامہ سرور کو اور یہ وہی سرور خان صاحب ہیں جو کہا کرتے تھے کہ نواز شریف کا واپس آنا وہ تو نہیں آ سکتے آئیں گے بھی تو اللہ معاف کرے تابوت میں آئیں گے نہیں نصرت صاحب دیکھیں نا آپ دو باتیں مکس کر رہے ہیں آپ نے یہاں نواز شریف کے سیاسی کریکٹر پر بات کیا آئی تھنک دس از ویری انفیئر دیکھیں آپ مجھ سے زیادہ سیاست کو جانتے ہیں سیاست مفاہمت کا نام ہے دیکھیں جوڑ توڑ کرنے پڑتے ہیں تو اس سے سیاست مفاہمت کا نام ہے بکری ہونے کا نام نہیں ہے سیاست کا نام یہ نہیں ہے کہ جب ویسے یہ سارے بات کریں گے میاں صاحب بھی اور جب وہ مریم بی بی کے ساتھ ابھی مری گئے ہوئے تھے تو مختلف حلقوں میں جاتے ہوئے محترمہ کلثوم نواز صاحبہ مرحومہ کو یاد کر رہے تھے آپ کو یاد ہے
जब नवाज शरीफ साहब की दूसरी हुकूमत जो है बरतरफ हुई, मार्शल लॉ लगा ये परवेज मुशर्रफ का, तो कुलसूम नवाज साहिबा मरहुमा वो रावलपिंडी आई तो लोगों को जुर्रत नहीं हो रही थी उनका इस्तकबाल करने की। उनकी जुर्रत में सबसे आने वाले लोगों में एक साहब थे राना वकार मुमताज साहब। यह हमारे पास फुलगरा जो इलाका है वहाँ के ये राजा होते हैं। इन्होंने उनका इस्तकबाल के लिए तमाम एहतमाम किया। बादशाह जब मियाँ साहब जो हैं इनको ताहयात नाअहल करार दे दिया गया तो ये मरी जा रहे थे, तो भारा खूह में इन्होंने इनका तारीखी इस्तकबाल करवाया और उस तारीखी इस्तकबाल की वजह से मियाँ साहब ने फैसला किया, राजा वकार साहब उन्होंने ये फैसला किया कि जीटी रोड से वो ये दुहाई मचाते हुए जाएंगे कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। आ गई समझ? उस हलके से राजा साहब को नजरअंदाज करके ये हलका खाली छोड़ दिया गया है। NA47 है इस्लामाबाद का मियाँ। किसके लिए मैं बाल बनाऊं, किसके लिए? आमिर कियानी जो तहरीक इंसाफ। नहीं, दूसरा साहब देखें ये भी उसूली फैसला ठीक है, मैं आपके तज्जिए कदर करता हूँ। मुझे 1 मिनट दीजिए जरा यहाँ पे। मुझे लगता यह है कि आप कहीं आपको लगता है कि अगर अदनान हैदर कुछ सही खबर फाइल कर रहा है या रिपोर्ट कर रहा है तो आपको थोड़ा सा जेलसी होती है मुझसे। अगर अब आपको लग रहा है कि नवाज शरीफ के लिए अब कोई रुकावट नहीं रही वजीर आजम बनने की, तो अब आपने एक नई चीज छोड़ दी है मेरे ऊपर कि मैं अपनी उम्र के मेरा सवाल भी ले लीजिए, मैं अपनी उम्र के इस हिस्से में बैठकर अब मैं तुम्हारी खबर से जेलस होना शुरू हो जाऊं। भाई देखो मियाँ साहब तो भाई 76 साल की तारीख में क्या कभी इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई? क्या कभी सीट एडजस्टमेंट नहीं होती रही? क्या नवाज शरीफ पहली दफा कर रहा है कि आप उस पर कभी भी किसी ने अपने ऐसे वफादारों को इस तरह बेरुखी से नहीं किया? साफ क्लियर हो रहा है कि इनको कुछ लोग दिए जा रहे हैं। सेम पेज पे रहना है तो इन लोगों को एडजस्ट करना जरूरी है। मैं इससे ज्यादा भाई और को बात नहीं कर सकता। आप बहादुर आदमी हैं, खबर आप एक लीडरशिप, एक किसी भी पॉलिटिक, मैं नवाज शरीफ की बात नहीं कर रहा, यहां इमरान खान होता, यहां आसिफ जरदारी होता, जो पॉलिटिकली वाइज डिसीजन होते हैं ना अपने हक में या पार्टी में, वो कर लेने से कोई सियासी असूल और इखलाकी असूल नहीं टूटते नुसरत साहब। अब बकौल आपके के लिए उन्हें एक नंबर, अगर आप जो इतने फन्न खान सहाफी हैं कि जिनकी महारत से, जिनकी रिपोर्टिंग की सलाहियतों से मैं जलना शुरू हो गया हूं, कपकपाना शुरू हो गया हूं, आपको अगर जमीनी हकायक बताते हैं कि टेक्सला में वसी पैमाने पर नफरत जो है महसूस की जा रही है सरवर खान के बारे में कि उन्होंने वफा नहीं की अपनी जमात के साथ, तो उनके बेटे को टिकट देना नहीं नुसरत साहब, मैं क्या साबित डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन आपने नवाज शरीफ को एक ही साइड पर रखते हुए बिल्कुल रोनते चले जा रहे हैं। लोगों को यह भी बताएं कि नवाज शरीफ ने इन सीट एडजस्टमेंट पे रिटर्न भी लिया आईपीपी से, तो आईपीपी कई हलकों में उनको भी सपोर्ट कर रही है। सर ये आपकी आईपीपी कर रही है या आईपीपी में होता है? यार सीधी बात करो, आईपीपी कर रही है या आईपीपी का सरप्रेस कर रहे हैं? आईपीपी कर रही है या सेम पेज वाले कर रहे हैं? बात साफ करो। ऐसे घुमा के मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि जिसने 50 साल सियासत में गुजारे हो, जो 3 मरतबा वजीर आजम रहा हो, जो 3 मरतबा निकाला गया हो, जिसने वोट को इज्जत दो का नारा अपने सर पे बिठाया हो, अब वो कहता है लोटों को इज्जत दो, नहीं मान सकता। अब वो कहते हैं लोटे को इज्जत दो, सरवर खान के बेटे को टिकट दो, ये कह रहे हैं। आमिर कियानी को टिकट दो। सियासत 2 और 2 4 नहीं होता। सियासत का मतलब ये होता है कुर्बान करो जो तुम्हारे साथ खड़ा हो। अब निकले वजीर आजम के ओहदे से को बंदा साथ खड़ा हो, फिर माशाल्लाह। ये कोई इनकलाब नहीं आ रहा, ये कोई नहीं कह रहा। अरे आपका ये ख्याल है कि वोट होता है। मैं नवाज शरीफ साहब से इनकलाब की तवक्को यानी किया बैठा था। बहरहाल मैं टाइम खत्म हो रहा है, मेरे पास टाइम कम है नुसरत साहब। देखें भाई साहब, बात यह है कि आपने चूंकि हर चीज में बहसी, वरना मैंने 3-4 और मिसालें देनी थी जिसमें मैं कम से कम नॉर्थ जो है पूरा कवर कर लेता, भाई गुजर खान तक। बहरहाल तो मैं कैसे नवाज शरीफ को मतलब आप कैसे पाकिस्तान के चौथी मरतबा वजीर आजम होने वाले साहब के बारे की शान में कोई गुस्ताखाना लफ्ज
मेरे जैसे बेहुदा रिपोर्टर से सुन सकते हैं जिसने सहाफत भी छोड़ रखी है मैदान अमल में जाके। बहरहाल आपकी मैदान अमल में जो हरकत है, बरकत है, उसको हम वक्फे के बाद जी स्ट्रेट अवे ले जाएंगे जहां पर के अदनान साहब कराची पहुंचने से पहले थे, और देखेंगे, मालूम करेंगे कि वहां के वोटर क्या सोच रहे हैं। हमारे साथ रहिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंध के आबादी के हिसाब से, अंदरूनी सिंध की अगर हम बात करते हैं तो खैरपुर को सबसे बड़ा ज़िला माना जाता है। तो इस वक्त मैं खैरपुर में मौजूद हूँ। अब इस तोप की तारीख क्या है ये मैंने जानने की भरपूर कोशिश की है। तो इतनी कन्फ्यूजिंग तारीख है तो मैं इसलिए आपको भी कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन इस तरह के जो मोनूमेंट्स होते हैं वो शहर को खूबसूरत बनाते हैं। अब देखना यह कि सखर के बाद खैरपुर, क्या यहाँ भी सफाई का उतना ही बुरा हाल है जितना सखर में था, और यहाँ खैरपुर की आवाम जो है वो क्या चाहती है, किसको वोट करना चाहती है, लोगों से पूछते हैं। किसको करेंगे वोट? हम पीपल्स पार्टी को करेंगे। हमेशा पीपल्स पार्टी को किया? हमेशा नहीं किया, अब करेंगे। पहले क्यों, किसको किया था? पहले जमीयत को किया था। तो जमीयत को क्यों छोड़ दिया? बस कोई फ़ायदा ही नहीं जमीयत में। पीपल्स पार्टी वाले काम करते हैं? इंशाल्लाह काम होगा, कुछ किए कुछ करेंगे। किसी को भी नहीं। किसी एक को तो दे देना यार। कभी दिया भी नहीं है वोट और कभी देंगे भी नहीं। क्यों नहीं देते वोट? सर कोई काम करता ही नहीं है। ईसा शाह साहबा ने, कायम अली शाह साहब ने क्या काम किए हैं यहाँ? खैरपुर में ऐसा कोई काम नहीं रह गया आज तक जो कि नहीं किया। ये रोड किसने बनाया, ये स्ट्रीट लाइट वगैरह, ये यूनिवर्सिटियाँ वगैरह, अस्पताल किसने बनाया? वोट किताब को किताब जमीयत उलमा इस्लाम। इंशाल्लाह कौन है उम्मीदवार यहाँ से? जे को भी उम्मीदवार आयो सिर्फ किताब के नहीं दादे। हमारा तो अच्छा लगा, गौसली शाह को देंगे वोट। गौस अली शाह साहब, हाँ, उन्होंने काम कराए हैं यहाँ? यहाँ पहले कराया, पहले वजीर आला बहुत बड़ा काम कराया। तो उन्होंने काम कराए हैं जी। सर किसको देंगे वोट? हमारा वोट पीर साहब पगारे को है। पीर पगाड़ा साहब को है? जी जी, क्या है, मुल्क के लिए बहुत अच्छा है, सिंध के लिए भी अच्छा है। ये सारे लुटेरे हैं, चोर हैं। वोट किसी को नहीं देंगे, वो ऊपर वाला का, ये क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये ऐसे ही चलता ही रहेगा। पीटीआई का कौन है उम्मीदवार यहाँ? यहाँ पे अभी तक कोई फाइनल तो नहीं हुआ, लेकिन जो भी होगा हम उसी को सपोर्ट करेंगे। मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी का यहाँ पे उरूज है, लेकिन यहाँ पे फॉलोअर्स से पीटीआई के। ट्विटर या फेसबुक से तो काम नहीं चलना ना, फॉलोअर तो वहाँ पे होते हैं। एक्चुअली यहाँ बात होगी वोटर की, फॉलोअर की नहीं होगी। तो वोटर क्यों नहीं है पीटीआई का? वोटर हैं लेकिन मजबूत यहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं उठ रहा है, मसला ये है। हम सही पीपल्स पार्टी को देंगे क्योंकि उससे हमें मसले कुछ हल होते हैं, बिजली का है, ये वो ड्रेनेज सिस्टम का है, ये हमारी सुनते हैं। सर मैंने सुना पान कराची में मिलता है, यहाँ भी मिलता है? ये माशाल्लाह से कराची के मुकाबले का? जी इंशाल्लाह। मेरे साथ कराची वाला, मैं टेस्ट करा लूंगा। बिल्कुल। किसको देंगे वोट? पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को क्यों देंगे? सर हमारे मसले हल करती है। बाबा वोट तो वही लेगा जिसका है। किसका है? बाबा सिंध में तो बेनजीर का है वोट। सिंध को खा गया है सारे को। कौन? 15 साल जरदारी बस हमारे को राजी कर रहा है बस। रिश्ता सीएम सिंध सैयद कायम अली शाह जो है वो हल्का प्रोविंशियल असेंबली के PS 26 से यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि उनकी भांजी जो थी वो उनके मद्दे मुकाबिल खड़ी थी सैयदा हिना शाह। कायम अली शाह के मुकाबले? कायम अली शाह के मद्दे मुकाबिल उनकी भांजी थी सैयदा हिना शाह, जो गुज़िश्ता रोज़ जो है वो दस्तबरदार हो गई हैं और उन्होंने इलेक्शन लड़ने का फैसला मुलतवी कर दिया है। इसके साथ साथ जो है आपको बताते चलें कि यहाँ पर कौमी असम्बली के हल्का NA 202 से सैयद कायम अली शाह की जो साहबजादी हैं सैयदा नफीसा शाह, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं। सिंध और साउथ पंजाब का कल्चर काफ़ी हद तक मिलता है, तो शादियों पे इस तरह के हार जो पहले बड़ी एक रिवायत होती थी अब ये भी नायाब होती जा रही है, लेकिन अब साउथ पंजाब के शहरों में आए या सिंध में आए तो इस तरह की रवायत नज़र आती है आपको। सर क्या कौन मजबूत उम्मीदवार है आपके लिए? यहाँ पर सैयद कायम अली शाह साहब जो हैं वो बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं और उनकी जो बेटी क्यों देते हैं लोग नफीसा शाह साहिबा को और कायम अली शाह साहब को? कायम अली शाह को इस वजह से लोग देते हैं कि साईं कायम अली शाह ने खैरपुर में काम किए, तालीमी इदारा, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, मेडिकल। गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल हैं वहाँ आपको ना डॉक्टर मिलेगा ना दवाई मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माशाल्लाह पिछले कई सालों से ऐसी हुक्मरानी चल रही है कि आप इस शहर के अंदर देखें कि पीने का पानी भी लोगों को नहीं मिलेगा। डर और मफाद, दूसरी तीसरी बात नहीं है। डर और मफाद में क्या 3 दफ़ा पीपल्स पार्टी जीत गई, अब चौथी मरतबा भी जीत जाएगी? डर 3 दफ़ा पार्टी जीत गई है,
آپ اس کا یہ دکھا رہے ہیں سندھ جو ہے وہ یہاں اس کے بیچ سے اس کے سینے سے سندھو دریا بہتا ہے. سندھ کے اندر ان 15 سالوں میں صاف شفاف پینے کا پانی حکومت میسر نہیں کر سکی. آپ ان کو روزگار دیں نا. وہ ہنرمند خواتین ہیں جو گھروں میں ریلیاں بناتی ہیں. گھر کا یہاں جو جیسے پنڈیاں بنتی ہیں اس کی کھجور کے پتوں سے, آپ ان کو روزگار دیں. سیلف رسپیکٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. بچہ کیا دیکھ رہا ہے؟ بچہ دیکھ رہا ہے ماں لائنوں میں لگ کر جو ہے امداد کے پیسے لے رہی ہے. نفیسہ شاہ صاحبہ کا جو الیکشن آفس ہے, جو گھر ہے, جو دیرہ ہے ان کا, وہاں پہ میں موجود ہوں تو کچھ خواتین بیٹھی ہیں. آپ کس کو ووٹ کریں گی؟ پیپلز پارٹی کو. پیپلز پارٹی لوگوں کے مسئلے حل کرتی ہے؟ جی بالکل. غریب عوام کے کام کرتی ہے, یہ ہر وقت ایکٹیو رہتی ہے پارٹی. اتنا ٹیلنٹ آیا ہے ادھی کے بعد, اتنا کانفیڈنس آیا ہے کہ لیڈیز باہر نکلی ہیں, لیڈیز نے اپنا پارٹی جوائن کی ہے, ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں اور ہم بھی کام کرتے ہیں. ہر کام کرتی ہے, مجھے نوکریاں دیے ہیں, موقع ہر چھے دیتی ہیں. اساں ॿिया कंहिं बि न, असां बचपण को अधी नफ़ीसा शाह नू वोट ॾींदे हूं, असां नारा हण चढ़ वेंदे हूं. पैदा ही हुए हैं तो हम इसी पार्टी को ही चुना है, हमारे बड़ों ने चुना है. जो काम तरक्याती हैं या नौकरियां वगैरह यही देते हैं, कोई पार्टी सिंध में आके काम नहीं करेगी. 15 سال ایک حکومت ہے جہاں سے آپ ایم این اے لڑ رہی ہیں آف کورس, تو 15 سال سندھ میں حکومت رہی پیپلز پارٹی کی, تو کیا ایسا کام کیا ہے کہ 15 سال آپ جسٹیفائی کریں گی ووٹر کو جا کے کہ ہم نے یہ کام کیا؟ دیکھیں جو کچھ ہوا ہے, کم ہوا ہے, زیادہ ہوا ہے, معیاری ہوا ہے, غیر معیاری ہوا ہے, ایک ہی پارٹی نے دھیان دیا ہے. دھیان دینے کی بات ہے, وہ پیپلز پارٹی نے دھیان دیا ہے. ابھی ہمارے چیئرمین صاحب نے جو 10 نکاتی ایجنڈا کا دیا ہے اس میں انہوں نے 30 لاکھ گھر کا اعلان کیا ہے. پچھلی جماعت جو سلیکٹڈ تھی انہوں نے 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا تھا. مجھے بتائیں ایک گھر بھی بنا ہے؟ ابھی اس وقت میرے حلقے میں خیرپور میں, کیونکہ یہاں فلڈز آئے اور آپ نے دیکھا ہوگا, مجھے ابھی پارکس کی شکایت تھی, تو ہمارا انفراسٹرکچر بالکل ٹوٹ پھوٹ گیا ہے. آپ کو روڈ بھی کہیں کہیں سیدھے نظر آئیں گے, کہیں ٹیڑھے نظر آئیں گے. انفراسٹرکچر کولیپس ہو گیا, گھر ہمارے کولیپس ہو گئے. 2 لاکھ گھر صرف خیرپور ضلع میں بن رہے ہیں. اٹس ناٹ اے جوک. 20 لاکھ گھر آپ کے کلائمیٹ ریزیلینٹ گھر, اور وہ گھر مینس کہ ایک آپ کا روم ہے اور آپ کا تھوڑا اونچا بنا ہوا ہے اور اسٹرانگ ہے, اسٹڈی ہے, وہ فلڈز میں نہیں تباہ ہوگا. تو آپ کے 20 لاکھ گھر اس وقت سندھ میں بن رہے ہیں, اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے. کوئی سرکاری انجینئر ان کو نہیں بنا رہا, کوئی اس میں ٹینڈر نہیں ہو رہے. این جی اوز کو وہ آؤٹ سورس کیا گیا ہے. ان کے انجینئرز آ کر عوام ان کے جیبوں میں, ان کے جیب میں 75,000 سب کے گئے. انہوں نے کچھ اپنی شراکت کی ہے لوگوں نے, اور پھر ان کی وہ کہتے ہیں فاؤنڈیشن بنی ہے, اور اب وہ چھتیں بھی بننے جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے پھر بھی مسئلے ہیں. مہنگائی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, غربت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, بے روزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور سندھ میں یہ زیادہ نظر آیا ہے مجھے ایز کمپیئر ٹو, میں کے پی سے شروع ہوا ہوں تو سندھ میں یہ ایلیمنٹ زیادہ ہے. تو یہ کیسے, اس پہ کیوں کام نہیں کرتی پیپلز پارٹی؟ دیکھیں مہنگائی جو ہے, مہنگائی تو فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی, گورنمنٹ تھی نا, ہماری گورنمنٹ 16 مہینے تھی, لیکن ہماری مین ڈیسیشن میکنگ فائنینشیل ہمارے پاس نہیں تھی. اور جو اس ملک میں زیادہ نقصان ہوا ہے, یہ جو سوری ٹو سے جو پنجاب میں سو کالڈ 2 بڑی جماعتیں ہیں, ان کی ایک غیر سیاسی سوچ, اینٹی پولیٹیکل بیہیویئر, ریونج والی پالیٹکس. 2 جماعتوں کا دوسری کون سی ہے؟ ایک تو پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی نا, ان کی آپس میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے نا. نہیں, خانہ جنگی جو ہو رہی ہے اس میں. پہلے پی ایم ایل این پریزنٹ کری تھی اپنے آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اب پی ٹی آئی اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہی ہے, لیکن دونوں کی منفی سیاست تھی. دیکھیں جب پیپلز پارٹی فیڈرل گورنمنٹ میں تھی تو اس وقت آپ نے کوئی دیکھا کہ کوئی سیاسی کشیدگی تھی؟ آرام سے خیر خیریت سے اتنی دہشت گردی 16 مہینے میں ہونے والی مہنگائی کو, میں 5 سال کی بات کر رہی ہوں. 16 مہینے آپ پارٹی میں رہے حکومت میں, اس کو تو آپ نہیں ڈسون کر سکتے نا. بالکل نہیں ڈسون کرتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جو ہے کڑوا گھونٹ تھا جو ہمیں پینا پڑا, اور وہ سیاسی جو ایک بیٹل چل رہی ہے بٹوین دس دا ریاست یا اسٹیٹ. نفیسہ میم, میں کوئی بات نہیں, سوال کریں گے تو یہ عمران خان بھی زرداری صاحب جب آتے تھے نعروں میں خاموش ہو جاتا تھا, تو میں بھی خاموش ہو گیا. میں خیرپور کی بات نہیں کر رہا. میں خیرپور
एक ऐसा यूनिक हल्का है कि ठीक है चल जाए। नफीसा शाह पीपल्स पार्टी से हैं, पीपल्स पार्टी से पूरे पाकिस्तान में लोग MPs भी हैं और MLA से कंटेस्ट करें, भाई वो वोटर को कैसे जाके जस्टिफाई करेंगे? नफीसा शाह ने तो कर दिया ना, खैरपुर ने कह दिया कि ओके नफीसा के अलावा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। भाई लोगों ने जो पीपल्स पार्टी के होंगे, वो MNA हैं, वो MP हैं, वो कैसे जाके कहेंगे कि 16 महीने जो परफॉर्मेंस थी उसका कसूरवार सिर्फ शहबाज शरीफ है, मैं नहीं हूँ? देखिए लोग जो है ना वे करते हैं, कोई भी चीज़ परफेक्ट उनको नहीं मिलती, ठीक है ना। अगर एक ब्रांड है, नफीसा शाह एक ब्रांड है और आगे एक गौस अली शाह ब्रांड है, और गौस अली शाह जो है वो हल्के में 4 साल गायब हुआ। नफीसा शाह जो ब्रांड है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की भी नुमाइंदगी करती है, पार्टी की भी करती है और अपने हल्के की खिदमत करती है। अगर महंगाई सपोजिंग फॉर वट एवर फैक्टर्स, जिसमें हम भी हो सकता है हमारा भी एक हिस्सा हो, उसमें है शामिल, लेकिन यहाँ पर मैं आवाम के लिए मौजूद हूँ, तो लोग किसको प्रेफर करेंगे? एक गायब चीज़ जो एक मौजूद ही नहीं है और सिर्फ वो कहे कि महंगाई महंगाई, चले लोग कहेंगे ठीक है महंगाई थी, फ्लड थे, आप क्या आए हमारे मुश्किल हालात में? वो 30 रुपए कुकी मिलती है एक बोतल इस तरह की, लेकिन ये 30 रुपए की एक बोतल मिलती है। अगर आपको पानी पीना है जो कि 20 किलो की लग रही है मुझे, तो पानी पीने का पानी जो है बहुत बड़ा मसला, और वाटर सप्लाई है ही नहीं, तो थोड़े से एरिया में है, वो भी जो है एक नाकाम सी स्कीम है। तो वोट किसको दिया था आपने? PP को। अब किसको देंगे? अभी सन में PP को ही देंगे। 20 किलो की बोतल 30 रुपए की कंधे पे उठा के वोट पीपल्स पार्टी को देंगे। अभी क्या करें? जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और आपने अच्छा भाई, सबसे पहले ठीक है जी, नुसरत साहब 1 मिनट ठहर जाओ क्योंकि अब हमारे पास वक्त कम है और हमने दूसरे मौजू की तरफ चले जाना है एकदम से। उससे पहले जो है प्रोग्राम के इब्तदाई हिस्से में हमने जो सरवर खान के हवाले से बात की है, बहुत सारे लोगों ने उनके हल्के से मैसेजेस भेजे हैं। उन्होंने कहा है कि जी इनको टिकट नहीं दिया PMLN ने, खुला छोड़ा है कि अपने तौर पर यानी IPP को दे दिया है, सरेंडर किया है। सरवर खान MNA का इलेक्शन लड़ेंगे, उनके फर्जंद जो हैं वो MPA का इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये वजाहत बहुत ज़रूरी थी। अब मैं यहाँ से फ़ौरन जो है छलांग लगा के जाना चाहता हूँ आपके मुल्तान में, जहाँ पर आप गए भी थे और वहाँ के आप बड़े माहिर होने के दावेदार हैं। हुजूर, मेरी इत्तला के मुताबिक अभी तक तो ये मेरा शहर अजी ज़ाहिर है आपका शहर है यार फिर खुदा का वास्ता है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। मैं जल्दी से बता दूं, 6 हल्के हैं। सबसे पहले मैं सिर्फ अभी तक जो मेरे पास बात है वो ये है कि 149 जो हल्का है उस पर कन्विंस कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जहांगीर तरीन साहब को कि सर आप लोधरा का यानी पीछा छोड़ें और आप बराह मेहरबानी इस हल्के में खड़े हो जाएं। वहाँ पर जो चीफ विप हुआ करते थे आमिर डोगर साहब, वो तहरीक इंसाफ की जानिब से कैंडिडेट हैं और उनके कागजात नामजदगी मंजूर भी हो चुके हैं। अब मुझे पता नहीं है कि यहाँ से पीपल्स पार्टी का कौन कैंडिडेट होगा। बाकी आज जो इन्होंने अभी अनाउंस किए हैं, हाँ जी, मैं आप अभी तक जब मैं आपसे बात करूं, पीपल्स पार्टी ने 149 के लिए अभी तक किसी कैंडिडेट का नाम नहीं दिया। दूसरी बात आपने बिल्कुल ठीक की है, ये कंफर्म हो चुका है कि जहांगीर तरीन 149 N 149 मुल्तान शहर का एरिया है जो कि इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, और इसमें अंदरून भी थोड़ा सा आ जाता है और स्पोर्ट्स ग्राउंड, स्टेट बैंक का एरिया और रेडियो पाकिस्तान वाला सारा एरिया आता है, और इसमें नून लीग का कैंडिडेट नहीं होगा। इससे पहले नून लीग का ये गढ़ समझा जाता है, ये वाला हल्का, यहाँ से नून लीग का अच्छा वोट बैंक है। 2013 में भी नून लीग के शेख तारिक रशीद साहब जीते थे यहाँ से, 2018 में नहीं, लेकिन शेख ताहिर रशीद के पास तो नहीं, एक मिनट नाम, लेकिन शेख ताहिर रशीद को जो है फिर PTI के दिनों में तारिक रशीद, शेख तारिक रशीद, यही ये जो फैमिली है पुरानी शेख साहब की, इनको बहुत ज्यादा तंग किया गया था, इनके डेरे वेरे प्लांट मार्ग क्योंकि वो फिर ऐसे वाकयात हुए, तो अब उनको जहांगीर तरीन की खातिर बहरहाल कुर्बान किया गया। चले आगे बढ़े। हाँ जी, और यहाँ जहांगीर तरीन को सपोर्ट करेगी। जो बैनर्स लग रहे हैं जहांगीर तरीन के, वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज के फोटोग्राफ्स और शहबाज शरीफ के फोटोज के साथ वो बैनर्स लग रहे हैं इसमें। तो यहाँ आमिर डोगर एक मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं इस सब के बावजूद। अब आ जाए मुल्तान के टोटल 6 NA के हल्के हैं नेशनल असेंबली के। एक हमने बता दिया NA 149, NA 148 से
अहमद हुसैन डीहड़ इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो कि 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे और वो इलेक्शन जीते थे। अहमद हुसैन डीहड़ उन लोगों में शामिल थे जो सिंध हाउस में पाए गए थे जब अदम एतमाद वाले लेकिन दिन ये थे। तो और बाकायदा उनके मुकाबले पीएमएलएन में की यूसुफ टिकट पे रजा- लड़ रहे हैं ना, ये तो बाकायदा जी, पीएमएलएन की आप तो टिकट पीएमएलएन की टिकट पे लड़ रहे हैं। पे ठीक है। हाँ, अब पीएमएलएन की टिकट पे आप ये इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन ये हैं वही जो सिंध हाउस में थे। मैं मैं समझ बताना गया ये ना, चाह रहा हूं। इनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी के हाँ पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं और ग्राउंड पोजीशन ये है कि गिलानी साहब एक मजबूत पोजीशन में हैं। उसकी वजह ये है कि पीटीआई बहुत मुतहर्रिक नहीं है इस हलके में, खास तौर पे। ऑफ कोर्स कुछ लोगों ने पेपर्स जमा कराए हैं, बट जो एक्टिविटी उन्होंने एनए 150 में रखी है, 151 में रखी है, 149 में रखी है, वो एक्टिविटी इस हलके में नहीं है। तो यूसुफ रजा गिलानी साहब, मेरा ख्याल में डीहड़ साहब की जो ग्राउंड पॉलिटिक्स है उस मेरा तो शहर है, वो एक काउंसलर बनने की भी उनकी वो नहीं है। वो पिछला इलेक्शन भी उन्होंने इमरान खान के नाम पे जीता था, तो उनकी अपनी उनको हाँ एक जरूर बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि अहमद हुसैन डीहड़ को यूसुफ रजा गिलानी के मुकाबले में मुल्तान के एक बड़े मंझे हुए और बड़े इन्फ्लुएंशियल सियासतदान है सिकंदर बोसन साहब, आप उनको जानते होंगे। सिकंदर बोसन साहब अहमद हुसैन डीहड़ को सपोर्ट कर रहे हैं यूसुफ रजा गिलानी के अच्छा, आगे बढ़े आप। लेकिन फिर भी गिलानी साहब एक मजबूत, उसके बाद आगे बढ़े। एनए 151 बड़ा दिलचस्प है। एनए 151 में अब्दुल गफ्फार डोगर साहब हैं जो कि नून लीग के उम्मीदवार हैं। यहां से शहर जो बानो हैं शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहर बानो, उन्होंने भी पेपर जमा कराए हुए हैं, शाह महमूद साहब ने भी कराए हुए हैं और जैन ने भी कराए हुए हैं। और शाह महमूद की बेटी के और जैन के कागजात जो हैं वो मंजूर हो चुके हैं। इसके मुकाबले में मूसा गिलानी है। अच्छा, यहाँ पीपल्स पार्टी का वोट बैंक अच्छा वोट बैंक है, जो डाई हार्ट वो लोग हैं ना पीपल्स पार्टी वाले जाले, वो एलिमेंट भी है। दूसरा, गिलानी साहबान ने काफी यहाँ काम भी कराया और वो और इसको अली मूसा ने इस सीट को जीता भी है ना अभी हालिया बाई इलेक्शंस में जो हुए थे गुज़श्ता बरस। जी, तो ये जो है ये भी एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा, लेकिन ये मुकाबला मुझे नून लीग का नहीं, पीपल्स पार्टी और पीटीआई का नजर आ रहा है। अब आ जाए शहर का जो अगला हल्का है एनए 150, उसमें पीएमएल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डॉक्टर जावेद सदीक साहब हैं जिनको पार्टी ने टिकट दिया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फिर शाह महमूद कुरैशी साहब और मेहर बानो साहिबा और जैन, ये दोनों तीन कैंडिडेट्स हैं। ऑफ कोर्स शाह महमूद कुरैशी साहब कोशिश में है, वो सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। मेहर बानो और जैन में से कोई एक अगर कंटेस्ट करेगा तो ये सीट जो है वो पीटीआई के को फुली मतलब लग रहा है कि पीटीआई के लिए मसला नहीं है, क्योंकि नून लीग ने अभी तक टिकट इशू नहीं किया। राना महमूदुल हसन जो सेनेटर हुआ करते थे वो यहां से टिकट लेने के ख्वाह हैं। साबिक एमपीए जावेद अंसारी यहां से टिकट लेना चाहते हैं। वहीद अराई साहब जो हैं वो बड़े ऊपर से जोर लगा रहे हैं कि उनको टिकट मिल जाए। नून लीग नहीं चाहती कि जावेद वहीद अंसारी अराई साहब को टिकट मिले, लेकिन उनके पास जो ऊपर का रास्ता है वो बड़ा मजबूत है। तो यहां तीन कैंडिडेट्स हैं और नून लीग की आपस की लड़ाई है। किसी एक को भी नून लीग का टिकट मिला तो नून लीग का वोट इस हल्के में टूटेगा। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहां एक मजबूत पार्टी है। अब आ जाए जो मजाफात शुजाबाद का एरिया है, उसमें नून लीग के हैं सैयद जावेद अली शाह साहब जो नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, और अब्दुल कादिर गिलानी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। ये वही हल्का है जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछली दफा जीती थी, और इस मर्तबा नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुकाबला है। पीपल्स पार्टी यहाँ पे मजबूत पार्टी, क्योंकि देही इलाका है, तो पीपल्स पार्टी ने काम भी कराए हैं, 16 महीनों में नौकरियां भी दी हैं, और कादिर गिलानी साहब इस हल्के में रहे भी हैं। एनए 153 में राना कासिम नोन भी सिंध हाउस में पाए गए थे, पीटीआई के टिकट पे यहां से मुंतखब हुए थे, और आज अब इस दफा एनए 153 से वो नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। पीटीआई का और पीपल्स पार्टी का कोई भी उम्मीदवार अभी तक सामने नहीं है। पीपल्स पार्टी के 2 से 3 नाम जेरे गौर हैं, जबकि पीटीआई का अभी तक कोई उम्मीदवार नहीं है। नुसरत साहब, मैं चाहूंगा जहांगीर तरीन वाले हल्के पे कमेंट कर दें आप। नहीं, जहांगीर तरीन के हल्के पे तो सीधी सादी बात है कि जो सूरत अहवाल बन रही है, मेरा अपना ख्याल है कि बुनियादी तौर पर ये चाहते हैं कि लोधरा, जिससे जाहिर है कि जहांगीर तरीन साहब की तरजीह है, वहाँ से सिद्दीक बलोच साहब को ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नून के नुमाइंदे के तौर पर खड़ा किया जाए, कि कहा जाता है कि वो लोधरा के मुकाबले के हवाले से बहुत ताकतवर कैंडिडेट। नुसरत साहब 30 सेकंड एमसीआर देना। नुसरत साहब, क्या जहांगीर तरीन साहब अपना होम कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ के क्या एक और गैर जगह पे, क्योंकि ये उनके लिए गैर जगह है, वहां इलेक्शन कंटेस्ट करना एक वाइस डिसीजन है जहांगीर तरीन साहब का? 30 सेकंड है आपके पास। होना तो नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि आपने अब ये फतवा लगा दिया है
کہ محبت اور اقتدار کے حصول میں سب کچھ جائز ہے، تو پھر شاید اگر جہاں پہ اتنی چیزیں قربان کر رہے ہیں، ٹائم ختم ہو گیا ہمارا نواز شریف صاحب، تو اگر یہ ختم ہو گیا تو جی میں اپنے ناظرین سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ آپ سے پیر کے دن دوبارہ ملاقات ہوگی مختلف حلقوں کے ساتھ، اور امید ہے کہ پیر کو جب ہم ملیں تو مزید استعفے نہ آئے ہوئے ہوں، کیونکہ اب اسلام آباد میں افواہیں یہ گردش میں ہیں کہ مزید استعفے بھی متوقع ہیں. اب وہ کہاں سے آئیں گے اللہ ہی جانے، کون بشر ہے. ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ.